कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने जंगल से होती है, जहां एक प्लेन तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था। उसमें जस्टीन नाम की एक लड़की बैठी हुई थी। वो अपने दोस्तों के साथ शांति से अपने घर लौट रही थी, लेकिन तभी उनके प्लेन पर कोई चीज तेजी से हमला कर देती है, जिससे प्लेन पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। देखते ही देखते वो प्लेन अमेज़न के घने पेड़ों से टकराने लगता है। पेड़ों से टकराने की वजह से प्लेन का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे एक लड़की तेजी से उड़कर प्लेन से बाहर जा गिरती है। अब जैसे जैसे प्लेन नीचे गिरता गया, वैसे वैसे कई सारे लोग प्लेन से नीचे गिरते गए। ये देखकर प्लेन के अंदर मौजूद लोग जोर जोर से चीखने लगते हैं। फिर अचानक प्लेन जंगल के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। ये हादसा इतना खतरनाक था कि पेड़ की टहनियां पायलट के पेट से आर पार हो चुकी थीं और एक लड़की की तो अपनी सीट पर ही मौत हो चुकी थी। ये देखकर बाकी लोग डरकर प्लेन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। अब जैसे ही एक आदमी डरकर यहाँ से भाग रहा था, तभी उसका सिर प्लेन के पंखे में टकरा जाता है। इन हादसों में उनका जीपीएस ट्रैकर भी कहीं खो चुका था, इसलिए वो अब इस घने जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे। इस जंगल में उनके फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं मिल रहे थे। इस वजह से वो किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते थे। ऊपर से जिस इंसान को इस जंगल की सबसे ज्यादा जानकारी थी, अब वो भी जंगल में पड़ी एक लाश बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। तभी हार्मे को जंगल की तरफ से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ध्यान से सुनने के बाद पता चलता है कि ये आवाजें जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों की थीं। वो कहता है कि अगर वे हमारी मदद कर दें तो हम सब नदी के रास्ते वापस कैंप तक पहुंच सकते हैं और वहां से हमें मदद मिल सकती है। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन आदिवासियों को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी और उन्होंने उन्हें देखते ही उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान हार्मे की गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है और बाकी सभी लोगों को तीर की मदद से बेहोश कर दिया जाता है। कुछ देर बाद जस्टीन को होश आता है। वो खुद को एक लकड़ी की नाव में पाती है और नाव में बैठे लोग इसी जंगल में रहने वाले आदिवासी थे। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और घबराते हुए अपने हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश करती है। पर तभी एक आदिवासी गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ता है। ये काले रंग का आदिवासी इंसानों को खाने वाले कबीले का बेरहम कसाई था। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंचती है तो वहाँ कबीले के बाकी लोग भी दिखाई देते हैं। बूढ़े हों या बच्चे, सभी ने अपने शरीर को लाल रंग से पोत रखा था। तभी पकड़े गए स्टूडेंट्स को उठाकर आदिवासियों के गांव ले जाया जाता है। गांव पहुंचते ही उनका अजीब तरह से स्वागत किया जाता है। सब लोग उन्हें अजीब तरीके से छूने लगते हैं, पर लकड़ियों पर टंगे कंकालों और इंसानी खोपड़ियों को देखकर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद जब वे आदिवासियों की झोपड़ियों तक पहुंचते हैं, तभी उस झोपड़ी में से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ बाहर आता है। वो पूरे गांव का बुजुर्ग मुखिया था। पूरे कबीले में उसकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उसने जोर से अपनी लाठी जमीन पर मारी और वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। इसके बाद गांव का मुखिया धीरे धीरे स्टूडेंट्स के पास आकर उन्हें बड़ी ही ध्यान से देखने लगता है। फिर वो अपनी भाषा में जोर जोर से कुछ बोलना शुरू कर देता है, पर स्टूडेंट्स को उसकी बात जरा सी भी समझ नहीं आती। वो सब हैरानी से एक दूसरे को देखते रहते हैं। कुछ देर बाद उन्हें वहाँ से ले जाया जाता है और सबको एक एक करके सुअर वाले पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पिंजरे के बाहर आदिवासियों की भीड़ जमा थी। वो उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे कसाई खाने में खड़े जानवरों को काटने से पहले घूरा जाता है। लेकिन मोटा लड़का उनसे भी ज्यादा बदकिस्मत निकला। उसे पहले ही अलग कर लिया गया था। तभी वहीं मौजूद एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उसे एक कटोरे में अजीब सा सूप पकड़ाकर जबरदस्ती पिला देती है। फिर उसे एक बड़े पत्थर पर लिटा दिया जाता है और उसके हाथों की रस्सी काटकर उसे आजाद भी कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, वो देखता है कि कुछ हट्टे कट्टे लोगों ने उसके हाथ पैर मजबूती से पकड़ रखे हैं। इसके बाद गांव का मुखिया उसके सामने आकर खड़ा होता है और बड़ी बेरहमी से एक ही झटके में अपने चाकू की मदद से उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। फिर बड़े ही मजे से उन्हें खाने लगता है। इसके बाद वो उसकी जीभ भी निकाल कर खाने लगता है। इसी बीच वो काला कसाई एक बड़ा सा खंजर निकालता है और एक एक करके उसके हाथ काटना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में उस मोटे को बेरहमी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब उसकी लाश आदिवासियों के खाने में बदल चुकी थी। वो उसके शरीर को उसी तरह काट रहे थे जैसे कोई कसाई किसी जानवर को काटता है। शरीर के हर अंग को बड़े ध्यान से अलग किया गया। फिर उसके मांस पर अच्छे से मसाला लगाकर उसे मिट्टी की भट्टी में डाल दिया गया। कुछ ही घंटों में मांस की गंध पूरे गांव में फैल जाती है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी लालच में लार टपकाने लगते हैं। दूसरी तरफ जस्टीन और उसके साथी ये सब देखकर बुरी तरह डर चुके थे। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वो सच में नरभक्षियों के पाले हुए शिकार बन चुके हैं। लेकिन उन सब में से हार्मे काफी शांत था। वो अपना फोन निकालकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके, पर वहाँ सिग्नल का नामो निशान तक नहीं था। इधर आदिवासी लोग जिस तरह बैठकर खाना खा रहे थे, वो नजारा किसी इंसानी दावत जैसा ही लग रहा था। फर्क बस इतना था कि उनकी थाली में रखा खाना इंसान का मांस था। हालांकि ये आदिवासी सुअर और गाय भी पालते थे, लेकिन इंसानों को भी ऐसे ही कैद करके रखते थे। पिंजरे में कैद लोग वहीं खाते पीते और वहीं अपनी जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन रात होते ही कुछ आदिवासी जल्दी ही सो गए, क्योंकि पूरे गांव में
बिजली नहीं थी। बाकी आदिवासियों ने अंधेरा दूर करने के लिए आग जला ली थी। इधर मौका देखकर जस्टिन और उसके साथी आपस में धीरे धीरे भागने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच वहीं पास में बैठे एक आदमी ने कहा कि अगर उनका जीपीएस ट्रैकर मिल जाए तो वो बाहर से मदद मांग सकते हैं। लेकिन हार्मे ने कहा कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी इस जंगल में हर जगह मौजूद हैं और जैसे ही ये लोग उस मोटे के मांस को खा लेंगे फिर वो लोग हम सबको भी मार डालेंगे। ये सुनते ही जस्टिन बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ लाने वाला हार्मे ही था और उसी की वजह से अब उन लोगों की जान खतरे में थी। पर वो चुपचाप मौत का इंतजार नहीं कर सकते थे। उसी समय एक लड़की ने पिंजरे की छत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे से सिर बाहर निकाला वहीं पास में देखभाल कर रहे आदिवासी ने उसे तुरंत बेहोशी वाला तीर मार दिया, जिससे वो वहीं बेहोश होकर पिंजरे में नीचे गिर जाती है। अब अगली सुबह जस्टिन के पास एक छोटा आदिवासी बच्चा बैठा हुआ था। उसकी नजर जस्टिन के गले में लटक रहे लॉकेट पर थी। वो लॉकेट एक अजीब सी सीटी थी। इस पर जस्टिन सोचती है कि इस बच्चे को दोस्त बनाने से वो लोग उसकी मदद से यहाँ से भाग सकते हैं, इसलिए उसने उसी लॉकेट से एक अजीब सी सीटी बजा दी। आवाज सुनकर वो काला कसाई अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है। उसने पिंजरे से सभी लड़कियों को बाहर निकाला और उसी जगह ले गया जहाँ उस मोटे लड़के को बेरहमी से काटा गया था। सब लड़कियों के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। इसके बाद गांव का मुखिया आकर फिर से एक एक करके सबकी जांच करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाकी 2 लड़कियों को वापस पिंजरे में भेज दिया जाता है, लेकिन जस्टिन को एक अलग जगह ले जाया जाता है। कुछ देर बाद आसमान से तेज बारिश गिरना शुरू हो जाती है। तेज बारिश की वजह से पहरेदारों को छोड़कर बाकी सभी आदिवासी अपने अपने झोपड़ों में चले जाते हैं। ये मौका देखकर पिंजरे में मौजूद एक लड़की घबराते हुए यहाँ से भागने को कहती है। उसने फोन की रिंगटोन बजाकर आदिवासी का ध्यान भटका दिया, फिर तुरंत पिंजरे से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाती है। कॉलेज में भाग दौड़ के खेल में विनर रह चुकी थी, इसलिए फिसलन भरी जगह पर भी उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। कुछ दूर भागने के बाद उसे नदी के किनारे एक लकड़ी की नाव दिखाई देती है। वो तुरंत नाव में बैठती है और वहाँ से भाग निकलती है। बारिश बंद होने के बाद आदिवासी जस्टिन को पकड़कर वापस पिंजरे में ले आते हैं। हैरानी की बात ये थी कि जस्टिन के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके चेहरे और शरीर पर अजीब सा लाल सफेद रंग लगा दिया गया था। उसके साथी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या किया गया है। यहाँ तक कि हार्मे भी पूरी तरह से कंफ्यूज था। तभी वहीं मौजूद एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है, जिसके दोनों पैर मजबूती से बंधे हुए थे। उसे देखते ही सबको बात समझ आ जाती है। दरअसल आदिवासी जल्दी ही जस्टिन के साथ शादी करने वाले थे। ये बात पता चलते ही जस्टिन और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी हार्मे उससे कहता है कि जस्टिन को खुद को लकी समझना चाहिए, क्योंकि जिनकी उनसे शादी होती है वो कैदियों से थोड़ा ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। ये सुनते ही दाढ़ी वाले आदमी ने हार्मे को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। फिर उसने जस्टिन को दिलासा दिया कि वे लोग जरूर यहाँ से भाग निकलेंगे। इसी बीच कुछ आदिवासी बच्चे खाने के कटोरे लेकर पिंजरे की तरफ आते हैं। खाना बांटते वक्त जस्टिन की नजर फिर से उसी छोटे आदिवासी बच्चे पर जाती है। इस बार उसने फिर से उसके सामने सीटी बजाई। वो लड़का उस आवाज को बड़े ध्यान से सुनता रहता है। इधर हार्मे गुस्से में कहता है कि ये सब बेकार की कोशिश है। फिर वो कटोरे में रखा अजीब सा खाना खाने लगता है। वहीं पास में बैठी सुनहरे बालों वाली लड़की को अजीब सा लग रहा था, पर वो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो इंसानों का मांस खाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही कटोरा खाली होता है और उसने उसमें पड़ा टैटू देखा तो उसे पूरी तरह से समझ आ गया कि वो जिस इंसान का मांस खा रही थी वो असल में उसकी वही दोस्त थी जो इस पिंजरे से भाग कर निकली थी। तभी वो लड़की सदमे में आ जाती है और तुरंत कटोरा तोड़कर उसी से अपना गला काट लेती है। दरअसल आदिवासियों ने उसकी दोस्त को पकड़कर चोरी छिपे मार दिया था और पका दिया था, लेकिन जब तक उसके साथी कुछ समझ पाते तब तक वो लड़की मर चुकी थी। लेकिन वे लोग नहीं चाहते थे कि उसकी मौत बेकार जाए, इसलिए उन्होंने चुपके से उसके मुंह को खोलकर एक डंडी की मदद से नशीली दवा उसके गले के अंदर डाल दी। ये सोचकर कि आदिवासी इसे खा लेंगे तो सब नशे में डूब जाएंगे। आदिवासियों को उनकी ये चाल बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। तभी काला कसाई वहाँ आता है और अपने खंजर की मदद से उस लड़की की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर उस मांस को उसी मिट्टी की भट्टी में पकाने के लिए डाल दिया जाता है। थोड़ी ही देर में मांस की गंध पूरे एरिया में फैल जाती है। मांस खाते ही कुछ आदिवासियों पर नशे का असर दिखना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते सब आदिवासी धीरे धीरे नशे की वजह से गिरने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जस्टिन और दाढ़ी वाला आदमी पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। इसी बीच जैसे ही एक दूसरा लड़का पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी पीछे से हार्मे उस पर बेहोश करने वाला तीर चला देता है ताकि हार्मे खुद उनका पहला शिकार न बने। जस्टिन के पास उसे
बचाने का समय नहीं था, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद जब उस लड़के को होश आता है तो वो देखता है कि दो आदिवासी उसके सामने बैठे हुए हैं जो अभी भी नशे की वजह से जोर जोर से हंस रहे होते हैं। ये देखकर उसे लगता है कि वो यहाँ से चुपचाप भाग सकता है, लेकिन आदिवासियों को इंसानी मांस खाने की आदत लग चुकी थी, इसलिए उनमें से एक आदिवासी ने उसका हाथ पकड़कर चबा डाला। ये देखकर वो डर के मारे तेजी से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है, पर उस लड़के की किस्मत खराब थी, इसलिए बाकी आदिवासी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। हर कोई उसके शरीर को चील कौवों की तरह नोचने लगता है और देखते ही देखते उसके शरीर के टुकड़े करके अपने अपने पेट पूजा के लिए ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जस्टीन और वो दाढ़ी वाला लड़का नदी के किनारे किनारे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें लगा कि अब वे जल्दी ही रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी नदी पार करते वक्त जस्टीन का पैर फिसल जाता है और वो सीधे गहरे पानी में जा गिरती है। तेज बहाव वाले पानी में वो तेजी से बहती चली जाती है। जस्टीन की तेज चीख सुनकर दाढ़ी वाला आदमी भी बहुत ज्यादा डर चुका था। वो बिना सोचे समझे पानी के किनारे किनारे उसे बचाने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद वो एक पेड़ की डाल की मदद से जैसे तैसे जस्टीन को पानी से बाहर खींच लेता है। अब वे दोनों जंगल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो देखते हैं कि वे उसी जगह पहुंच गए हैं जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। यहाँ मारे गए लोगों की लाशें नुकीले डंडों पर लटकी हुई थीं। धूप और गर्मी के कारण वे अब आदिवासियों के लिए लजीज खाना बन चुके थे। ये सब देखकर जस्टीन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, पर दाढ़ी वाला आदमी सीधा प्लेन क्रैश वाली जगह पर जाता है जहाँ आखिरकार उसे अपना जीपीएस ट्रैकर मिल जाता है। लेकिन जीपीएस की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो पहले से ही बंद पड़ा था। तभी अचानक जस्टीन को मोबाइल की रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत पास में लटकी लाशों की जेब चेक करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उन्हें हार की गर्लफ्रेंड की जेब से फोन मिल जाता है। जैसे ही वे दोनों ये देखकर खुश होने लगते हैं, तभी अचानक से वही आदिवासी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें फिर से पकड़कर अपने गांव ले आते हैं। इसके बाद आदिवासी औरतें जस्टीन को शादी के लिए तैयार करना शुरू कर देती हैं, जबकि दाढ़ी वाले आदमी को एक लकड़ी के खंभे से मजबूती से बांध दिया जाता है। फिर काला कसाई उसे बहुत ही भयानक सजा देता है। ये सजा बेहद बेरहम थी। सबसे पहले उसकी शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, फिर उसके पूरे शरीर पर हरे रंग का एक लिक्विड लगा दिया जाता है। उस लिक्विड की गंध से आसपास की बड़ी बड़ी चींटियां उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। कुछ ही देर में उसके खंभे पर करोड़ों चींटियां चढ़ जाती हैं और उसके पूरे शरीर पर फैल जाती हैं। वो उसके शरीर को तेजी से काटना शुरू कर देती हैं और वो दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। इधर जस्टीन को शादी के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया गया था। तभी गांव का मुखिया अपने हाथ में छोटा सा चाकू लेकर उसके सामने आता है। वो रस्में शुरू करने ही वाला था कि तभी बाहर से आदिवासियों की बहुत तेज चीख सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही गांव का मुखिया रस्म वहीं रोक देता है। तभी वहाँ एक आदिवासी दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में किसी इंसान का कटा हुआ सिर था। असल में जंगल में रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी, यानी आदिवासियों के लिए नया शिकार खुद चलकर आ चुका था। ये खबर सुनते ही गांव के मुखिया ने तुरंत शिकार पर निकलने का हुक्म दे दिया। कुछ ही देर में पूरा गांव खाली हो जाता है। वहाँ सिर्फ कुछ बच्चे और औरतें ही बची थीं। यहीं पर वो छोटा आदिवासी बच्चा भी था जिसने जस्टीन की सीटी की आवाज सुनी थी। मौका देखते ही उसी छोटे बच्चे ने जस्टीन को चुपचाप आजाद कर दिया। भागते समय जस्टीन दाढ़ी वाले आदमी को भी छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसका फोन लेकर उसे तुरंत यहाँ से भागने को कहता है। जस्टीन उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तभी उस आदिवासी बच्चे ने उस आदमी को बेहोश कर दिया और तुरंत उसका गला काट दिया। इस तरह उस दाढ़ी वाले आदमी की भी मौत हो जाती है। जस्टीन ये सब देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका यहाँ रुकना बेकार था। जैसे ही वो वहाँ से भागने लगती है, तभी पीछे से पिंजरे में बंद हार में उसे अपने साथ ले जाने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन जस्टीन उस धोखेबाज को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। छोटा लड़का उसे रास्ता दिखाते हुए गांव से काफी दूर ले आता है। उसकी मदद से जस्टीन अब जल्द ही जंगल से बाहर निकलने वाली थी, पर जाने से पहले जस्टीन अपना सीटी वाला लॉकेट उस बच्चे को गिफ्ट के तौर पर दे देती है। लेकिन नदी पार करते वक्त गांव के आदिवासी लोग उसे देख लेते हैं। इसी बीच उन्हें वहाँ एक जैगुआर भी दिखाई देता है। गाँव के आदिवासी इस जानवर को शुभ मानते थे, और जब उन्होंने देखा कि उस जैगुआर ने जस्टीन पर हमला नहीं किया, तो उन्होंने उसे उसका इशारा मानकर जस्टीन का पीछा नहीं किया। इसके बाद नदी के दूसरी तरफ पहुँचने के बाद जस्टीन को एक जंग होती हुई दिखाई देती है। आदिवासी लोग और रेस्क्यू टीम आमने सामने लड़ रहे थे, लेकिन हथियारों के मामले में टीम ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए आदिवासी लोग धीरे धीरे मारे जाने लगते हैं। जस्टीन गलती से इसी लड़ाई के बीच पहुंच जाती है। मरते हुए आदिवासियों को देखकर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और तेजी से रेस्क्यू टीम के सामने पहुंच जाती है। वो उन्हें यकीन दिलाती है कि वो इन आदिवासियों में से नहीं है, इसलिए उस पर गोली ना चलाई जाए। जस्टीन के हाथ में फोन देखकर टीम उसे तुरंत अपनी तरफ बुला लेती है। अब आखिरकार टीम आदिवासियों पर हमला करना रोक देती है।
तभी हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से पहले एक आदमी उससे पूछता है, क्या कोई और भी जिंदा बचा है? इस पर जस्टीन बिना झिझक जवाब देती है, नहीं, सिर्फ मैं ही बची हूँ, बाकी सब मारे जा चुके हैं। इसके बाद जस्टीन को सही सलामत उसके घर भेज दिया जाता है और वहीं हार में हमेशा के लिए आदिवासी लोगों के बीच फंस चुका था। जल्द ही जस्टीन की इस खतरनाक प्लेन क्रैश से बच निकलने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और वो एक ही दिन में सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है। लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उसके साथियों की मौत प्लेन क्रैश से नहीं बल्कि आदिवासियों की वजह से हुई थी। उल्टा उसने दुनिया को ये बताया कि अगर उन्हें आदिवासियों की मदद नहीं मिलती तो वो प्लेन क्रैश के बाद अमेज़न के जंगल में कब के मर चुके होते। उसने दुनिया को सच इसलिए नहीं बताया ताकि आदिवासियों की पीढ़ी विलुप्त न हो जाए। इंटरव्यू के बाद जब जस्टीन सोने ही वाली थी तभी उसे हार्मे की बहन का फोन आता है। वो बताती है कि सैटेलाइट की तस्वीरों में उसे एक आदमी दिखाई दिया है जिसका पूरा शरीर काले रंग से रंगा हुआ था और उसकी शक्ल हार्मे से मिलती जुलती थी। इसका मतलब साफ था हार्मे अब आदिवासियों का एक नया काला कसाई बन चुका था। और इसी खौफनाक खुलासे के साथ ये कहानी